सुरभि अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ किसी से फ़ोन पर बातें कर रही हैं। तो वहीं हॉल के दूसरे कोने पर शेखर जी भी किसी से बातें कर रहे थे। इतने में सुरभि की नज़र अर्णव पर पड़ती है, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो भी फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। ये देख सुरभि चिढ़ते हुए चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। तभी उमा जी उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, क्या हुआ, परेशान लग रही है? सुरभि मुँह सिकोड़ते हुए कहती है, आप सब आज फ़ोन पर क्यों लगे हुए हो? कब से देख रही हूँ, एक के बाद एक फ़ोन लगाए जा रहे हो। उमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, सबको न्योता दे रही थी, कल तेरे और दामाद जी के रिसेप्शन का। यह सुन सुरभि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उमा जी हंसते हुए कहती हैं, अरे तेरी वो सरला बुआ है ना, उसे तो जब मैंने बताया कि तेरी शादी इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई है और कल रिसेप्शन है, तो उनकी जुबान से तो मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उनके दिखावे में भी उनकी जलन साफ झलक रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है सबको जलाने में। सुरभि शॉक्ड होकर अपनी माँ की बातें सुन रही थी। तभी उसके पापा आकर उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, भाई मैंने भी अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को कल का न्योता दे दिया है। और वो तेरी रजनी मौसी है ना, उन्हें तो जब मैंने तेरे ससुराल और तेरे पति के बारे में बताया तो मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी जबान से तो कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। शेखर जी हंसने लगते हैं तो उमा जी उंगली दिखाते हुए कहती हैं, मेरी बहन के खिलाफ कुछ नहीं। शेखर जी भी अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहते हैं, और अभी तुम जो मेरी बहन सरला के बारे में कह रही थी, उसका क्या? इतने में अर्णव आकर सुरभि के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, माँ पापा का झगड़ा हो रहा है और आप रिश्तेदारों की तरह मजे ले रहे हो। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, मैं तुझसे बड़ी हूँ या तू मुझसे बड़ा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अर्णव आंखें बड़ी करते हुए कहता है, यार दी, राई का पहाड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैंने मारा नहीं आपको, बस थोड़ा सा छुआ है। सुरभि अपनी जगह पर खड़ी हो अर्णव की ओर बढ़ते हुए कहती है, रुक तू, अभी मैं बताती हूँ तूने कितनी जोर से मारा है मुझे। इतना क्या सुरभि अर्णव के पीछे जाती है, लेकिन अर्णव इधर से उधर भागने लगता है और सुरभि काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद हार मान अपने कमरे की ओर भाग जाती है। सुरभि अपने कमरे में बैठी सोचने लग जाती है, माँ पापा अर्णव सब कितने खुश हैं। उन्होंने तो पूरी रिश्तेदारी में कल के रिसेप्शन का न्योता दे दिया। अब अगर मैं नहीं गई या माँ पापा से ये कहा कि ये मैं डेविड राय के साथ नहीं रहना चाहती, तो माँ पापा की कितनी बेइज्जती होगी। एक बार फिर से उन्हें मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सुरभि की आंखें नम हो जाती हैं। वो चिढ़ते हुए कहती है, ये सब उस डेविड राय की वजह से हो रहा है। सिंगानिया इंडस्ट्रीज। विवान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है। तभी पीयूष केबिन के अंदर आता है। विवान उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या खबर है? पीयूष सिर झुकाते हुए कहता है, सर आज विष्णु राय और सुरभि आहूजा की शादी का रिसेप्शन है, BR हाउस में। हमारे अलावा सबको इनविटेशन मिला है। पीयूष की बात सुन बेमान उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं मरा जा रहा हूँ उसके रिसेप्शन में जाने के लिए? पीयूष खामोशी से सिर झुकाए खड़ा रह जाता है। तभी विवान अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, विष्णु राय के पीछे अपना एक आदमी लगा के रखो। मैं जानता हूँ कि वो कोई तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है मेरे खिलाफ। मैंने उसकी फैमिली पर वार किया है, उसकी बहन का यूज़ किया है, और विष्णु राय अभी तक खामोश बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो ये तूफान के आने की पहले की खामोशी है, और इससे पहले कि ये तूफान सबको छुड़ाकर ले जाए, मुझे उसे रोकना होगा। उसके हर कदम पर अपनी नज़रें बनाकर रखो। अगर वो कोई प्लान बना भी रहा है तो मुझे उसके प्लान को फेल करना होगा। पीयूष खामोशी से विवान की बातें सुन रहा था। विवान उसे खामोश देख चिढ़ते हुए कहता है, जाओ जाकर अपना काम करो। इधर BR हाउस में तैयारियां बड़े जोरों शोरों पर चल रही हैं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ फूलों और लाइटों की सजावट ना हो। दादी और निर्मला जी भी ये जानकर बहुत खुश थे कि फाइनली सुरभि और विष्णु के बीच सब ठीक है, और इस रिसेप्शन के बाद दोनों साथ साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। नैना भी खुश होते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहती है, वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। तभी नैना देखती है कि एक वर्कर फूलों की लड़ियाँ कुछ गलत तरीके से टांग रहा है। तो नैना उसे टोकते हुए कहती है, भैया क्या कर रहे हो, यह उल्टा लगा दिया आपने, इसको सही करो।
नैना पूरी तरह से सजावट का मुआयना करने में बिजी हो गई थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि दो आंखें न जाने कब से उसका दीदार कर रही हैं। वो बेचैन निगाहें हर पल हर कदम पर उसका पीछा कर रही हैं। कुछ देर के बाद नैना अपने कदम पीछे लेते हुए अपनी कमर पर हाथ रख सजावट देखने लगती है। तभी वो पीछे से किसी से टकरा जाती है। नैना पलटकर पीछे देखती है तो उसके सामने रवि खड़ा था। रवि के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान थी, जिसे देख नैना का मुंह बन जाता है। वो चिढ़ते हुए कहती है, तुम यहाँ भी चले आए। अगले ही पल नैना अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, ओह हाँ, तुम काम करने आए होगे। आज यहाँ रिसेप्शन जो है, तो लग जाओ अपने काम पर। नैना की बात पर रवि तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक रौबदार आवाज नैना के कानों पर पड़ती है। शट अप नैना। यह शब्द सुन नैना खामोश हो जाती है। नैना की नज़र विष्णु पर पड़ती है तो नैना थोड़ा घबरा जाती है। विष्णु उसके करीब आकर कड़क आवाज में कहता है, पति है वो तेरा। अगर दोबारा उसके लिए तूने नौकर शब्द का यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना का मुंह बन जाता है। यह देख रवि हिचकिचाते हुए कहता है, सर जाने दे, फर्क नहीं पड़ता मुझे इन सब बातों का। विष्णु कुछ कहता है इससे पहले ही नैना बोल पड़ती है, यही तो चाहते थे तुम। मुझ पर इतना बड़ा एहसान करके मेरी फैमिली को अपनी तरफ करना चाहते थे, सबकी नज़रों में महान बनना चाहते थे। और देखो वही हुआ। मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को अब तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुमने उन पर दाग लगने से जो बचाया है। नैना की बातों में उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। नैना किसी की बात सुने बिना ही अपने कमरे की ओर चली जाती है। विष्णु रवि की ओर देख कहता है, आई नो तुम्हारे लिए नैना की कड़वी बातें सुनना और सहना दोनों मुश्किल है, बट मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। हो सके तो थोड़ा पेशेंस रखना। रवि मुस्कुराकर कहता है, आप उसकी चिंता छोड़ दें सर, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। विष्णु हाँ में सिर हिलाकर कहता है, स्टडी रूम में आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। विष्णु स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है और रवि भी उसके पीछे चला जाता है। इधर सुरभि अपने माँ पापा के कमरे में जाती है तो वो दोनों तैयार हो रहे थे। शेखर जी आईने के सामने खड़े अपने बालों में कंघी फिरा रहे थे। उन्होंने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और काफ़ी अच्छे से तैयार थे। उनके पीछे उमा जी अपनी साड़ी को ठीक करने में लगी हुई थी। बार बार साड़ी की प्लेट्स बना रही थी, लेकिन ठीक से बन नहीं पा रही थी। इस बात से उनके चेहरे पर कुछ झल्लाहट के भाव आ गए थे। वो आईने के सामने खड़े शेखर जी का हाथ पकड़ उन्हें साइड में करते हुए कहती हैं, कब से आईने पर अपना कब्जा कर रखा है आपने? मुझे भी तैयार होना है, दूर हटिए। इतना कह उमा जी आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं। शेखर जी मुस्कुराकर कहते हैं, क्या फ़ायदा इतना तैयार होने का? अब इस उम्र में कौन ध्यान देगा तुम पर? उमा जी चिढ़ते हुए कहती हैं, तो आपको क्या लगता है आप शाहरुख खान हो जो इस उम्र में भी लड़कियां आपको देखेंगी? खुद तो कब से तैयार हो रहे हैं और मेरी बारी आई तो नाटक करने लगे। शेखर जी की नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो पता नहीं कब से दरवाजे पर खड़ी थी। शेखर जी उसके पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? और ऐसे उदास क्यों है? क्या बात है? सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर नम आंखों से कहती है, आप लोग खुश हैं ना पापा? सुरभि की बात पर शेखर जी सीना चौड़ा कर कहते हैं, मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू है, इतने बड़े आदमी की बीवी है, और सिर्फ पैसा ही नहीं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि विष्णु तुझसे प्यार करता है। आज के ज़माने में हर चीज़ शायद मिल भी जाए, लेकिन प्यार करने वाला जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। और बेटा यह बात मैंने तब समझी जब वो कल यहाँ आया था। उसकी आंखों में, उसकी बातों में तेरे लिए मुझे जो प्यार दिखाई दिया, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम दोनों की पिछली गलतियों को भूलकर तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लूँ। उसकी विनम्रता, उसकी सरलता ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली बेटा। पैसा हाथ आ जाए तो अच्छे अच्छे ज़मीन में अपना पाँव रखना भूल जाते हैं, लेकिन उस दिन जिस तरह से विष्णु ने मेरे सामने हाथ जोड़े, उससे मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल सही है। इतना पैसा होने के बाद भी जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, वो कभी भी किसी लड़की के लिए गलत जीवन साथी साबित नहीं होता। शेखर जी की बात सुन सुरभि अपने मन में कहने लगती है, ये सब उसका नाटक था। आप लोगों के सामने झुककर वो आप लोगों को जीतना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। आज आप लोगों को इतना खुश देखकर मैं चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं खींच सकती। पहले ही इतनी बार आप लोगों को हर्ट कर चुकी हूँ। इस बार अगर मैं पीछे हटी तो शायद आप लोग पूरी तरह से टूट जाएंगे। सुरभि की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है, जिसे देखकर शेखर जी परेशान हो कहते हैं, तू रो रही है, हुआ क्या है? इतने में अर्नब वहाँ आ जाता है और हंसते हुए कहता है, क्योंकि पापा अब जब आपकी नाराज़गी दूर हो चुकी है
और सबको ये पता भी चलेगा कि दी की शादी हो गई है, तो अब दी को अपने ससुराल में रहना पड़ेगा और दी हमें वहाँ बहुत मिस करेंगी। एम आई राइट दी? सुरभि कुछ नहीं कह पाती है और अब अपने पापा के सीने से लग जाती है। तभी उमा जी आकर उसके सिर पर हाथ फेर कहती हैं, हम सच में बहुत खुश हैं बेटा, और बस यही इच्छा है कि तू भी खुश रहे। रोने की ज़रूरत नहीं है, यह घर हमेशा से तेरा था और तेरा ही रहेगा। तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। सुरभि एक झूठी मुस्कान लिए सबकी ओर देखती है और कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब। चलिए अब गाड़ी आ चुकी है बाहर, हमें निकलना है। सुरभि की बात सुन उमा जी कहती हैं, लेकिन तू तो रेडी हुई ही नहीं। सुरभि मुरझाए हुए कहती है, माँ मेरे रेडी होने का इंतजाम वहीं पर है, मैं वहाँ तैयार हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। इतना कि उमा जी अर्णव को सारे गिफ्ट उठाकर गाड़ी में रखने को बोलती हैं। सारी तैयारियों के बाद सुरभि अपने परिवार समेत वहाँ से निकल जाती है। इधर बिहार हाउस दुल्हन की तरह सज चुका था, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह गई थी। दादी और निर्मला जी एक बार अपनी तसल्ली करने के लिए खाने पीने की व्यवस्था देख रही थी। घर के नौकर भाग दौड़ में लगे हुए थे। तभी एक कार आकर बिहार हाउस के बाहर रुकती है। एक नौकर सुरभि के आने की खबर दादी को देता है, तो दादी और निर्मला जी बाहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज सुरभि के परिवार से वो लोग पहली बार मिलने वाले थे। इसलिए दादी और निर्मला जी आगे रहकर उनका स्वागत करना चाह रहे थे। दरवाजे पर ही दादी और निर्मला जी हाथ जोड़ सुरभि के परिवार का स्वागत करते हैं और बड़े प्यार से उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। उमा जी और शेखर जी अंदर आते हुए चारों तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारने लग जाते हैं। इतनी साज सज्जा और ऊपर से इतना बड़ा आलीशान घर, ये सब देख उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर गर्व महसूस होने लगा। दादी बड़े सम्मान के साथ सुरभि के परिवार को बैठाती हैं। तभी उनकी नज़र सुरभि पर पड़ती है, जो कुछ गुमसुम सी लग रही थी। उसे देख दादी मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा तुम्हें तैयार करने के लिए एक लड़की काफ़ी देर से कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। निर्मला जी आगे बढ़ सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हाँ बेटा जल्दी जाओ, देखो मेहमान आने भी शुरू हो गए हैं, अभी तैयार होने में भी वक्त लगेगा। जाओ बेटा। सुरभि कुछ पल खामोश रहती है और फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर हामिद से हिलाते हुए वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुरभि भारी कदमों से अपने कमरे की ओर जाती है, लेकिन दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ही धीमी रोशनी थी। वो खुद से कहती है, दादी ने तो कहा कि ब्यूटिशियन आई है, वो मेरा इंतजार कर रही है, पर यहाँ तो अंधेरा है। सुरभि जैसे ही कमरे के अंदर आती है, दो हाथ उसे झटके से दीवार से चिपका देते हैं। सुरभि की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो आंखें बड़ी कर अपने सामने देखती है, तो विष्णु अपनी चमकती हुई आंखों से उसे ही निहार रहा था। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों की तेज सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सुरभि अपनी सांसों को काबू कर कहती है, छोड़िए मुझे, क्या मिसबिहेव है ये? विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम इस रिसेप्शन पर नहीं आओगी, फिर क्या हुआ? सुरभि दांत पीसते हुए कहती है, ये सारा गेम आपका है। आपने मेरे माँ पापा के सामने झुककर उन्हें अपनी ओर कर लिया, उन्हें इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे दी, जो अब अगर मैंने तोड़ी तो वो बहुत हर्ट हो जाएंगे। पहले ही मेरी वजह से वो बहुत हर्ट हो चुके हैं। वो सब, अब मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें और सदमे देने की। विष्णु सुरभि के गाल में अपनी हथेली रखकर कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने दिल से उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ किया था उसका पछतावा है मुझे। अगर मेरी अच्छाई में भी तुम्हें बुराई दिख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुरभि कुछ नहीं कह पाती। विष्णु कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे को देखता है, फिर अपने कदम पीछे लेते हुए कमरे की स्विच ऑन कर देता है। कमरे में रोशनी बिखर जाती है और उस रोशनी में कमरे का नज़ारा देख सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मुंह खोले अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर उस कमरे को हैरानी से देखने लग जाती है। चारों तरफ लटक रही महकते हुए फूलों की लड़ियां, बिस्तर के बीचों बीच गुलाब की कोमल पंखुड़ियों से बना बड़ा सा हार्ट, कमरे के फर्श पर बिखरे हुए हार्ट शेप गुब्बारे, पानी से भरे हुए पॉट जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं, कमरे में बिखरी कशिश भरी महक, मोटे मोटे रोमांटिक कैंडल्स जो अभी जल नहीं रहे थे। ये सब देख सुरभि अपना थूक अंदर करते हुए कहती है, क्या है ये सब? विष्णु सुरभि के करीब आकर उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका लेता है और तिरछी मुस्कान लिए कहता है, फिल्में नहीं देखी क्या कभी तुमने? अगर देखी होती तो पता चल जाता कि ये कमरा इतना डेकोरेट क्यों करवाया गया है। सुरभि अभी भी सहमी हुई निगाहों से विष्णु की ओर देख रही थी। विष्णु सुरभि के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए मधुर आवाज में कहता है,
टुडे इज़ अवर वेडिंग नाइट। सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपने कांपते होठों से कहती है, क्या मतलब है आपका? विष्णु अफसोस जताते हुए कहता है, जानकर दुख हुआ कि मिसेस त्रिपाठी को इंग्लिश समझ में नहीं आती। खैर, हिंदी में बता देता हूँ। सही मायनों में तुम आज मेरी बीवी बनोगी, तो आज की रात हम दोनों के लिए खास होगी। आज हमारी सुहागरात होगी। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सुरभि विष्णु की पकड़ से आज़ाद होकर 2 कदम पीछे होती है और गुस्से में कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस रिसेप्शन में आने के लिए मजबूर थी, लेकिन आपके साथ सुहागरात मनाने के लिए मजबूर नहीं हूँ। विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, और अगर मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया तो? विष्णु की बात पर सुरभि कुछ नहीं कह पाती। वो अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लिए उसे देखती रह जाती है। विष्णु अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहता है, ये सब रात में देख लेंगे। अभी तुम्हें जल्दी से रेडी होकर नीचे आना है। इतना कह विष्णु सुरभि की कलाई पकड़ता है और अपने रूम के बगल में बने दूसरे रूम पर ले जाता है, जहाँ एक ब्यूटिशियन उसका इंतजार कर रही थी। विष्णु उस ब्यूटिशियन की ओर देख कहता है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। ब्यूटिशियन हमें अपना सिर हिला देती है। नो नीड टू वरी सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। विष्णु सुरभि की ओर देख कुछ अलग से भाव लिए कहता है, जानता हूँ तुम्हारी खुशी नहीं है इन सब में, क्योंकि तुम्हें मुझे लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। हर कीमत पर तुम्हें बस अपनी किस्मत में लिखना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारी खुशी के अगेंस्ट जाकर ही तुम्हें अपना क्यों ना बनाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुरभि अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए विष्णु को निहारती है। विष्णु भी कुछ पल खामोशी से सुरभि को देखता है और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। विष्णु के जाते ब्यूटिशियन सुरभि के करीब आकर कहती है, आइए मैम, टाइम निकला जा रहा है। ब्यूटिशियन की बात सुन सुरभि भारी मन से आईने के सामने बैठ जाती है और ब्यूटिशियन अपने काम में लग जाती है। सभी मेहमान आ चुके थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सबकी अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी। सुरभि की तरफ से आए हुए मेहमानों का कुछ खास ध्यान रखा जा रहा था। कभी उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी, तो कभी स्नैक्स। वेटर उनके आवभगत में लगे हुए थे। बिजनेस वर्ल्ड के कई जाने पहचाने चेहरे भी उस पार्टी में शामिल थे। सुरभि की बुआ सरला उमा जी और शेखर जी के पास आकर कहती हैं, जाने कौन से व्रत उपवास किए थे सुरभि ने, जो इतना अच्छा घर मिला है। मैं तो दिव्या को भी कहती हूँ कि सुरभि से पूछकर वही व्रत करने तू भी चालू कर दे, लेकिन ये भुक्कड़ है कि आज तक एक भी व्रत नहीं किया। दिव्या यानी सरला जी की बेटी, जिसने फ्लोर लेंथ सिल्वर गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, अपने बाल झटक कर कहती है, डोंट वरी मम्मा, अच्छा लड़का और अच्छा घर परिवार मिलने के लिए मेरी खूबसूरती काफ़ी है। मुझे व्रत उपवास रहने की ज़रूरत नहीं है। यह सुन उमा जी बहुएं चढ़ाते हुए शेखर जी की ओर देखती हैं, तो उमा जी के एक्सप्रेशन देख शेखर जी समझ जाते हैं कि उमा जी उन्हें नजरों ही नजरों में ताने दे रही हैं। अरे वो यही कहना चाहती थी। देख रहे हो अपनी बहन और भतीजी को, कैसे सुरभि की खुशियां देख सीने पर स्यांप लौट रहे हैं। उमा जी की नजरों को भांप शेखर जी खामोशी से अपनी नजरें फेर लेते हैं। सरला जी दिव्या का हाथ पकड़ कहती हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? चल उस तरफ जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, शायद किसी की नज़र तुझ पर पड़ जाए। सरला दिव्या को लिए हुए दूसरी ओर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद बड़े ही रौबदार स्टाइल में सीढ़ियां उतरते हुए विष्णु नीचे की ओर आता है। उसने रॉयल ब्लू कलर का चमचमाता हुआ 3 पीस सूट पहना हुआ था। पैरों में ब्रांडेड शूज, ब्लेजर, पॉकेट पर लगा स्टाइलिश ब्रॉच, वेल सेट हेयर, चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर भाव। अपने ब्लेजर की एक ऊपरी बटन खोलते हुए विष्णु नीचे आता है। सुरभि की तरफ के सारे रिश्तेदार तो अपनी जगह पर मानो थम से गए थे। किसी की चम्मच में निवाला था तो किसी के मुंह पर, लेकिन विष्णु का रुतबा देखकर हर कोई अपना काम भूल चुका था। विष्णु सबसे पहले आकर अपनी फैमिली से मिलता है। वो जाकर अपनी दादी के पांव छू उनसे आशीर्वाद लेता है। उसके बाद अपनी माँ के साथ साथ सुरभि के माँ बाप का भी आशीर्वाद लेता है। यह देख शेखर जी का सीना तो फूले नहीं समा रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग सा घमंड और रौब छा गया था। जब सारे दोस्त रिश्तेदार उन्हें बधाइयाँ देने के लिए उनके पास आने लगे थे, विष्णु हर्ष की तरफ देखता है तो हर्ष अपनी बाहें फैला उसे अपने सीने से लगा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली खुशियाँ तेरी जिंदगी में शामिल हो गई मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। विष्णु हर्ष के सीने से लगे हुए कहता है, तू कब शामिल करेगा इन खुशियों को अपनी जिंदगी में? हर्ष उसे खुद से अलग कर मुंह बनाए कहता है, सोचेंगे बाद में, अभी अपने मेहमानों से मिल, सब तेरा वेट कर रहे हैं।
विष्णु मुस्कुराते हुए हमें अपना सिर हिला देता है। अपनी फैमिली से मिलने के बाद विष्णु वहाँ आए दूसरे मेहमानों से मिलने लग जाता है। सभी बिजनेसमैन जो विष्णु को अपना आइडियल मानते थे, वो विष्णु को बधाइयाँ दे रहे थे। विष्णु भी उन सबसे बातें करने में लग जाता है। सरला जी, जिनका मुंह अभी भी खुला हुआ था, विष्णु को देखकर वो अपने बगल में खड़ी दिव्या का हाथ पकड़ कहती है, यह सुरभि का पति है कि किसी फिल्म का हीरो। दिव्या भी विष्णु में खोई हुई सी कहती है, लगता तो किसी हीरो की तरह ही है, लेकिन यह हीरो सुरभि की किस्मत में था। सरला जी उदास मुंह बनाए हुए कहती हैं, हाय री किस्मत। थोड़ी देर में नैना सुरभि को सहारा दिए हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सारी लाइट्स जाकर सुरभि पर थम जाती हैं। सुरभि थोड़ा घबराने लगती है तो नैना उसके कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली देती है। वहाँ मौजूद हर किसी की नज़र सुरभि पर थम गई थी। आखिर मीडिया से लेकर विष्णु के दोस्त और दुश्मन सब देखना चाहते थे कि विष्णु राय त्रिपाठी, जिसने काम के अलावा किसी और चीज़ को कभी तवज्जो नहीं दी, उसके कठोर दिल को पिघलाकर उसमें अपनी जगह बनाने वाली लड़की है कौन। सुरभि ने विष्णु के सूट से मैचिंग रॉयल ब्लू कलर का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। गले और कान में भी डायमंड का सेट पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें स्टाइलिश तरीके से कर्ल किया हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें परफेक्ट आई मेकअप के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी घनी पलकें, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, मांग में थोड़ा सा सिंदूर और हाथों में शादी का चूड़ा, जो अभी तक तो सुरभि ने नहीं पहना था, लेकिन आज विष्णु के कहने पर ब्यूटिशियन ने उन्हें पहना दिया था। विष्णु की पलकें तो झपकना ही भूल चुकी थी। सुरभि की खूबसूरती उसकी निगाहों में उतरती जा रही थी। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। विष्णु को खोया हुआ देख हर्ष उसके कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहता है, भाई आगे बढ़कर हाथ थाम भाभी का, या ऐसे ही पागलों की तरह देखता रहेगा। हर्ष की बात सुन विष्णु अपने होश में आता है। इतने लोगों की नजरें खुद पर महसूस कर सुरभि को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी विष्णु आगे बढ़ सुरभि की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। नैना जो सुरभि के पास खड़ी थी, वो सुरभि के कंधे पर हाथ रख कहती है, ऑल दी बेस्ट भाभी, अब यहाँ से भाई आपका साथ देंगे। इतना कह नैना जाकर हर्ष के पास खड़ी हो जाती है और सुरभि कुछ पल की खामोशी के बाद विष्णु के हाथ में अपना हाथ रख देती है। सुरभि का कोमल हाथ अपने हाथ में महसूस करते ही विष्णु हौले से सुरभि का हाथ दबा देता है। सुरभि अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाकर विष्णु को देखती है, जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। सुरभि वापस अपनी नजर नीचे झुका लेती है। विष्णु सुरभि का हाथ थामे हुए आगे बढ़ता। नैना खुशी से सुरभि और विष्णु की ओर देख रही थी। आज नैना भी काफी अच्छे से तैयार हुई थी। उसने आसमानी रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट मेकअप था, जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। अचानक नैना को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका हाथ किसी ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। नैना भौहों से कोड़ते हुए अपने बगल में देखती है तो अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए रवि खड़ा था। आज रवि भी काफी हैंडसम लग रहा था। उसने नैना के गाउन से मैचिंग आसमानी कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था और नैना की ओर शरारत से देख रहा था। रवि को देख नैना की मुस्कुराहट बुझ जाती है। वो आंखें बड़ी कर धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बगल में खड़े होने की और मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़ो मेरा। नैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कस लेता है। रवि नैना की तरफ झुककर उसके कान के पास अपने होंठ रखते हुए कहता है, मैं ये हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें सबके सामने अपने भाई का तमाशा बनाना है या चुपचाप मेरे पास खड़े रहना है। रवि की बात सुन नैना का मुंह बन जाता है। वो गुस्से वाला चेहरा बनाए हुए रवि से अपनी नजरें फेर विष्णु और सुरभि की ओर देखने लग जाती है। रवि नैना का हाथ पकड़े हुए उसका क्यूट फेस देख हल्का मुस्कुरा देता है। विष्णु सुरभि का हाथ थामे हुए अपने दूसरे हाथ में माइक थाम जोशीली आवाज में कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माई गॉर्जियस वाइफ सुरभि आहूजा। अगले ही पल विष्णु अपनी बात को करेक्ट कर कहता है, सॉरी मिसेस सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी। विष्णु की बात पूरी होने के साथ ही वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सुरभि के होठों से मुस्कान गायब थी। तालियों का शोर थमने के साथ ही विष्णु दोबारा अपनी बात कंटिन्यू करता है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो चुका है तो डोंट वरी, वो बुरा इसलिए हुआ क्योंकि किस्मत ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा प्लानिंग करके रखी है। मेरी किस्मत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। काम के अलावा मेरी बेरंग ज़िंदगी में और कुछ नहीं था।
फिर एक दिन मैं टकरा गया एक ऐसी लड़की से जिसकी आंखों में देख मेरी दुनिया थम गई और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी तलाश यहीं तक थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर इससे कम भी नहीं। मुझे हर हाल में सुरभि को अपना बनाना था और बस आज वो मेरे साथ है, मेरी वाइफ बनकर। विष्णु का हर शब्द उसके दिल से निकल रहा था, लेकिन फिर भी सुरभि को उसकी बातें झूठी लग रही थी। विष्णु एक बार फिर मुस्कुराकर कहता है, आज एक और खुशी आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। इतना कह विष्णु नैना को अपने पास आने का इशारा करता है। नैना अनजाने भाव लिए स्टेज पर आती है। इसके साथ ही विष्णु रवि को उसके पास आने का इशारा करता है। रवि भी स्टेज पर जाकर नैना के साथ खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही नैना कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि आगे विष्णु क्या कहने वाला है। यह सोचकर ही उसका मुंह बन गया। विष्णु खुश होते हुए कहता है, मेरी बहन नैना की शादी मेरी कंपनी के हेड मैनेजर रवि कुकरेजा के साथ हो चुकी है। इन दोनों को भी अपनी ब्लेसिंग जरूर दें। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और रवि विष्णु की ओर हैरानी से देख धीमे स्वर में कहता है, सर मैं असिस्टेंट से हेड मैनेजर कब बन गया? विष्णु मुस्कुराकर कहता है, आज ही। इसके आगे रवि कुछ नहीं कहता। वो अपने होठों पर मुस्कान लिए सबका धन्यवाद करने लगता है, लेकिन नैना के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विष्णु सबको एंजॉय करने को कहता है और फिर सुरभि का हाथ थामे स्टेज से नीचे आ जाता है। नैना भी नीचे आकर झूठी मुस्कान लिए सबके साथ शामिल हो जाती है और अभी अपने कुछ जान पहचान वालों से बात करने में बिजी हो जाता है। पार्टी में कहीं कोई कमी नहीं थी। खान पान से लेकर लोगों के मनोरंजन का भी अच्छे से ध्यान रखा गया था। इसलिए स्टेज पर एक फेमस डांस ग्रुप इस वक्त अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर चुका था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हर्ष के मन में कुछ सूझी और उसने माइक लेकर विष्णु और सुरभि का नाम अनाउंस कर दिया। डांस करने के लिए देवियों और सजनों, अब हमारा नवविवाहित जोड़ा हमारे सामने एक रोमांटिक नृत्य प्रस्तुत करेगा। प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी। तालियां। इसके अनाउंसमेंट सुन सुरभि के साथ साथ विष्णु भी चौंक जाता है। हर्ष उसे स्टेज पर जाने का इशारा करता है तो विष्णु फ्रस्ट्रेट होते हुए हर्ष के पास जाकर धीरे से कहता है, तू जानता है मुझे ये डांस वांस नहीं आता। हर्ष धीरे से कहता है, डांस नहीं करना है भाई, बस सुरभि के लिए तेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो बयान करनी है। हो जाएगा। अब देख सबकी नजरें तुझ पर है, जल्दी कर। विष्णु कुछ नहीं कहता है। वो सुरभि के करीब जाकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है। सुरभि सोच में पड़ जाती है, लेकिन सबकी नजरें खुद पर महसूस होने पर उसके पास विष्णु का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो धीरे से अपना हाथ विष्णु के हाथ में रख देती है। उसे लिए हुए डांस फ्लोर पर जाता है। लाइट्स का फोकस उन दोनों पर पड़ता है और रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगता है। विष्णु सुरभि के एक हाथ में अपने हाथ की उंगलियां फंसाकर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल उसे खुद के बहुत करीब कर लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और आपस में ऐसे उलझ जाती हैं कि दोनों चाह कर भी एक दूसरे से अपनी नजरें हटा नहीं पाते। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, लम्हे ये फिर न आने, इनको तू न दे जाने। विष्णु और सुरभि डांस करते हुए एक दूसरे की नजरों में इस तरह खो गए थे कि सारी दुनिया को भुला बैठे थे। लेकिन लोगों ने उनका रोमांटिक डांस देख तालियां बजाई। तब दोनों ही अपने सेंस में आ जाते हैं। सुरभि खुद को संभालते हुए स्टेज से नीचे आ जाती है और विष्णु भी उसके पीछे स्टेज से नीचे आकर एक मुस्कान बिखेरे सभी मेहमानों से मिलने लगता है। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और मेहमान धीरे धीरे वहां से वापस जाने लगे थे। अंत में सुरभि के माँ पापा भी अर्णव को साथ लेकर जाने लगते हैं। विष्णु उन्हें देख कहता है, आप लोग आज रात यहीं रुकेंगे, कल चले जाइएगा। शेखर जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं बेटा, पहले ही तुमने हमारी इतनी खातिरदारी की है, अब हमें जाने दो। इतना कह शेखर जी सुरभि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तेरी खुशियां देख ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। इसी तरह हमेशा खुश रहना बेटा, ये परिवार भी बहुत अच्छा है, अपने साथ साथ सबका ध्यान रखना। इतना कहकर शेखर जी अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। विष्णु के कहने पर तेजा उन सबको सही सलामत घर छोड़ने के लिए जाता है। सुरभि अभी तक खामोश खड़ी थी। शायद वो अपने पापा से कहना चाह रही थी कि वो उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन कैसे कहती। अपने परिवार की खुशियां और उनका गर्व देख सुरभि हिम्मत नहीं जुटा पाई कुछ कहने की। दादी विष्णु की ओर देख कहती हैं, बेटा अब तुम लोग भी आराम करो। तभी नैना रवि की ओर देख कर कहती है, सारे मेहमान जा चुके हैं, तुम्हें भी निकलना चाहिए यहाँ से। रवि कुछ कहता है इससे पहले ही विष्णु बोल पड़ता है,
रवि अब कुछ दिन इसी घर में रहेगा। मुझे काम से रिलेटेड कई सारे प्लान्स डिस्कस करने हैं उससे, इसलिए उसका हर वक्त मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। विष्णु की बात सुन नैना चिढ़ जाती है। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि विष्णु काम का बहाना करके रवि को यहाँ क्यों बनाए रख रहा है। नैना मुंह फुलाए हुए वहां से निकल जाती है। दादी भी अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। निर्मला जी सुरभि की ओर देख कहती हैं, बेटा थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। सुरभि चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है और निर्मला जी भी वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। रवि विष्णु की ओर देख कहता है, सर मैंने नैना से शादी इसलिए नहीं की थी कि मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए थे। आपने मुझे बिना बताए मेरा इतना बड़ा प्रमोशन कर दिया, क्या मैं इस लायक हूँ? विष्णु मुस्कुराकर कहता है, और मैंने तुम्हारा प्रमोशन इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने मेरी बहन के बुरे वक्त में उसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि तुम ये पोस्ट डिजर्व करते हो। और हाँ, जैसा मैंने कहा, जब तक नैना तुम्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करती तुम इसी घर में रहोगे। रवि मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन सर मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? रवि की बात पूरी होने से पहले विष्णु बोल पड़ता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। इतना कह विष्णु अपने कमरे की ओर चला जाता है। सुरभि अपने कमरे में खामोश बैठी हुई है। उसके दिमाग में तरह तरह की उलझनें चल रही थी। वो अपने मन में ही सोच रही थी, इन कुछ दिनों में यह सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। पहले डेविल राय अचानक से मेरी जिंदगी में आ दमका, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। उस वक्त जब मैं चाहती थी कि वो पूरी दुनिया के सामने मुझे अपना नाम दे, तब उसने ऐसा किया नहीं। और अब जब मैं उसके साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहती, तो उसने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि मैं उसकी बीवी हूँ। दुनिया की परवाह मुझे नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप कितने खुश हैं। बड़ी मुश्किल से मेरी पिछली गलतियों को भुला मुझे माफ़ किया उन्होंने। अब अगर मैं फिर से ये घर छोड़कर जाती हूँ या डेविल राय से अलग होती हूँ, तो उन्हें कितना दुख होगा। सुरभि अपना सिर पकड़ लेती है और चिढ़ते हुए कहती है, कहाँ फंसा दिया भोलेनाथ? क्यों डेविल राय को मेरी जिंदगी में भेजा? उसके आने से पहले तक मेरी लाइफ में सब सही था। सुरभि खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही सुरभि अपने बिस्तर से उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। विष्णु उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले अपना ब्लेजर उतारकर साइड में फेंकता है। फिर एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, और इस दौरान उसकी नज़र सुरभि के सहमे घबराए हुए चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। सुरभि के कान में विष्णु के कहे हुए शब्द गूंजने लगते हैं, टुडे इज़ अवर वेडिंग नाइट। विष्णु के शब्द याद आते ही सुरभि के गले से थूक उतरने में मुश्किल होने लगी। वो अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में मसलते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगी थी। विष्णु अपनी शर्ट के सारे बटन खोल चुका था, और अब उसका शर्ट सिर्फ उसकी बाजुओं में लटका हुआ था। विष्णु का मस्कुलर सीना साफ दिखाई दे रहा था। विष्णु सुरभि के बिल्कुल करीब आ जाता है, तो सुरभि पीछे होने की कोशिश में सीधा दीवार से चिपक जाती है। विष्णु अपना एक हाथ दीवार में टिका सुरभि के चेहरे को देख कहता है, यह वक्त पीछे कदम खींचने का नहीं, मेरा हाथ थाम आगे बढ़ने का है। सुरभि अपनी मासूम निगाहों से विष्णु की ओर देख कहती है, जो हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगे हों उन्हें कैसे थाम लूं? सुरभि की बात सुन विष्णु के हाव भाव बदल गए। वो तीखी नजरों से सुरभि की ओर देख कहता है, तुम्हें लगता है मैंने खून किया है? सुरभि हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे लगता नहीं है, बल्कि मैंने यह सच्चाई सुनी है। माना कि आपके दुश्मन झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड तो झूठे नहीं है ना। और जो लोग आज आपके दुश्मन हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी वजह से उन्होंने किसी अपने को खोया है। विवान आकृति का दोस्त था, इसलिए उसकी मौत के बाद से वो आपका दुश्मन बन गया। वो लोग जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, वो आकृति की फैमिली से थे, और वो लोग भी आपसे अपनी बहन के मर्डर का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। पूर्वी के मुंह से ये बातें सुन विष्णु का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। उसके माथे की नीली नसें बाहर निकलने लगी थी। आंखों में मानो कोई ज्वाला सी दहक रही थी। विष्णु सुरभि से 2 कदम पीछे हो गुस्से में कहता है, सबकी बातों पर विश्वास है तुम्हें, सिवाय मेरे। मैंने आकृति का खून नहीं किया था, उसने खुद फांसी लगाई थी, गलती उसकी थी। विष्णु खुद को नॉर्मल कर कहता है, लंबी कहानी है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि मैंने आकृति के साथ कुछ गलत नहीं किया था। दरअसल विष्णु अपनी कहानी बताने की कोशिश कर ही रहा था कि सुरभि गुस्से में कहती है, झूठी कहानी बनाने के लिए दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि विक्टिम हमेशा वही होता है जिसने अपनी जान गंवाई। आप कह रहे हैं कि गलती आकृति की थी, उस बेचारी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली,
और गलती उसकी थी। सिर्फ 2 महीने की शादी में उसे इतना परेशान होना पड़ा कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा आसान समझा। अगले ही पल सुरभि विष्णु के नजदीक आकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, सुसाइड कोई यूं ही नहीं करता मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी। जब वो इंसान लोगों से और दुनिया से इतना परेशान हो जाता है कि उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती, कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, तब कोई और रास्ता जब दिखाई नहीं देता, तब आखिरी ऑप्शन मौत नजर आता है। और आकृति को इस हाल तक लाने वाले आप और आपका ये परिवार था। भी इतना कहते ही विष्णु उसका जबड़ा अपनी मुट्ठी में कस लेता है। उसके गुस्से की लिमिट्स इस वक्त टूट चुकी थी। उसका लाल पड़ चुका चेहरा गुस्से में कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, ठीक है, मैं हूँ खूनी, अपने हाथों से मारा है मैंने उसे, तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा भी वही हाल करूंगा मैं। यही सुनना चाहती हो ना? तो सुन लो मिसेस त्रिपाठी, मुझे डेविल समझती ही हो तो कुछ डेविल वाले काम भी करके दिखा देता हूँ तुम्हें। इतना कर विष्णु सुरभि का जबड़ा छोड़ झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि कुछ समझ पाती उससे पहले विष्णु उसे सीधा बिस्तर पर पटक देता है। सुरभि की आह निकल जाती है। विष्णु अपनी शर्ट को खींचकर दूर फेंकता है और सुरभि जो उठने ही वाली थी अचानक उसके ऊपर आ जाता है। सुरभि विष्णु के भारी बदन के नीचे छटपटाते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन विष्णु उसके दोनों हाथों को कसकर अपने एक हाथ की मुट्ठी में बांध लेता है। सुरभि की आंखें डबडबा जाती हैं। वो मासूम निगाहों से विष्णु की ओर देख कहती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? शादी के बाद भी अपनी बीवी को उसकी मर्जी के बिना छूना रेप कहलाता है, और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विष्णु सुरभि की आंखों में देख गुस्से में कहता है, तुम्हारी नजरों में तो वैसे भी मैं एक खूनी हूँ, तो अब रेपिस्ट भी बन जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? जब खून करके एक जुर्म कर चुका हूँ तो रेप करके दूसरा जुर्म करने से क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारी नजरों में तो क्रिमिनल ही हूँ, तो क्यों अपने आप को शरीफ साबित करूं? सुरभि आगे कुछ कहती उससे पहले विष्णु झटके से उसके मुलायम होठ अपनी कैद में कर लेता है। सुरभि विष्णु की सख्त पकड़ के बीच हिल भी नहीं पा रही थी और विष्णु उसके मुलायम होठों को कठोरता से चूम रहा था। सुरभि ने अपनी बातों से विष्णु को इस कदर हर्ट कर दिया था कि इस वक्त विष्णु अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर नैना कपड़े चेंज कर बाथरूम से बाहर आती है। उसने साधारण सा नाइट वियर लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। वो अपनी टी शर्ट को सही करते हुए अपने कमरे में आती है तो देखती है कि रवि अपने पैरों को क्रॉस किए हुए बड़े शान से सोफे पर बैठा हुआ है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें नैना के चेहरे पर टिकी हुई थी। रवि को ऐसे अपने कमरे में देख नैना पैर पटकते हुए उसके पास आती है और चिढ़ते हुए कहती है, हाउ डियर यू, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रवि अपनी जगह पर खड़े होकर अपना ब्लेजर उतार साइड में रखता है और नैना के बिल्कुल करीब आकर कहता है, अब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के कमरे में नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी के वाइफ के कमरे में जाएगा? नैना रवि को पीछे से गुस्से में कहती है, बाहर में जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैना की बात सुन रवि मायूस चेहरा बना लेता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। रवि को खामोशी से जाता देख नैना के होंठों पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंच रवि उसे बंद कर अच्छे से लॉक करता है और वापस आकर बिस्तर पर आराम से फैलकर लेट जाता है। नैना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी हैरान नजरों से रवि को देखने लग जाती है तो रवि मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना गुस्से में उसके पास आकर उसे घूरते हुए कहती है, उठो मेरे बिस्तर से। रवि सोने का नाटक करता रहता है। वो कोई जवाब नहीं देता तो नैना उसका कॉलर पकड़ उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। नैना बिस्तर पर गिर जाती है। रवि झटके से उसके ऊपर आकर उसे अपने सख्त शरीर के नीचे कैद कर लेता है। अचानक हुई इस हरकत से नैना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए रवि को गुस्से में कहती है, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे। रवि नैना के चेहरे को इंटेंसिटी से देखने लग जाता है और कहता है, वाइफ हो तुम मेरी, इस कमरे में, इस बिस्तर पर, और तुम पर हक है मेरा। तुम चाहे जितनी नफरत करो पर मेरे पास तुम्हारे करीब आने का पूरा अधिकार है। नैना रवि के सीने में अपने हाथ रख उसे धक्का देती है तो रवि बिस्तर की दूसरी तरफ हो जाता है। नैना उठकर बिस्तर से नीचे उतरती है, रवि की तरफ देख कहती है, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि मुझसे शादी करने के पीछे तुम्हारा खुद का स्वार्थ है, जो मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी। बट यू नो, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है।
असल में तुमने मौके का फ़ायदा उठाया है। भाई के सामने महान बनने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए तुमने मुझसे शादी की। और देखो आज भाई तुम्हारे इस एहसान के बदले तुम्हें कितना कुछ दे रहे हैं। मामूली असिस्टेंट से तुम्हें अपनी कंपनी का हेड बना दिया, इस घर में रहने की परमिशन दे दी। अब शायद तुम्हारा अगला मकसद उनकी कंपनी को धोखे से अपने नाम करना होगा, बट मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मिस्टर रवि कुकरेजा। नैना गुस्से में बिल्कुल लाल थी। रवि आकर नैना के करीब खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के इतने नज़दीक कर लेता है कि उन दोनों का सीना एक दूसरे से जुड़ चुका था। रवि तिरछी मुस्कान लिए नैना को देख कहता है, चलो देखते हैं कि मिसेस कुकरेजा क्या कर सकती हैं, कैसे हराएंगी अपने पति को। तो गेम स्टार्ट करते हैं। अगर हिम्मत है तो अभी मुझसे बच के दिखाओ। इतना कहकर रवि नैना को संभलने का मौका दिए बिना उसके नाजुक होठों को जबरदस्ती अपनी कैद में कर लेता है। नैना रवि के सीने में जोर से अपने नाखून चुभाने लगती है, लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुनून से नैना के होठों को चूम रहा था। नैना उसे खुद से दूर करने की कोशिश में थक चुकी थी। ऊपर से रवि के किस करने के कारण उसकी सांस थमने लगी थी। थोड़ी देर बाद रवि उसे झटके से छोड़ता है। नैना 2 कदम पीछे हो जाती है और अपनी नम आंखों से रवि की ओर देखने लग जाती है। रवि गंभीर भाव लिए कहता है, सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि जितना तुम मुझे अपनी बातों से हर्ट करती हो, उतना मैं तुम्हें अपनी हरकतों से हर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी हर बेरुखी पर, हर बदतमीजी पर मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता। मैं भी तुम्हें बुरा फील करवा सकता हूँ, तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। और रही बात तुमसे शादी करने के पीछे मेरे मकसद की, तो वो तुम सच में कभी नहीं जान पाओगी। मैं तुम्हें सच बता भी दूंगा, तब भी तुम नहीं समझ पाओगी। आज पहली बार रवि की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। नैना चाहे उसके साथ कैसा भी बिहेव करती थी, लेकिन रवि के होठों की मुस्कान कभी गायब नहीं होती थी। विष्णु चाहे उसे कितना भी डांटता था, लेकिन रवि का पागलपन उससे दूर नहीं होता था। लेकिन आज वो बिल्कुल सीरियस था। उसकी आंखों में नमी थी। ये देख नैना चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी। रवि कुछ पल नैना को ऐसे ही देखता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर सुरभि के होठों को छोड़ विष्णु उसकी गर्दन में किस के साथ साथ बाइट करने लगता है। सुरभि खुद को विष्णु की पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे प्लीज, बहुत हर्ट हो रहा है। विष्णु सुरभि की गर्दन को चूमते हुए कहता है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा तुम्हारे हर्ट होने से, मैं तो क्रिमिनल हूं ना। इतना कह विष्णु सुरभि के ब्लाउज की डोर को पकड़कर खींच देता है। सुरभि अपने सीने में हाथ रख अपने ब्लाउज को निकलने से बचाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि विष्णु उसकी मर्जी के बिना उसके साथ अपनी हदें तोड़ देगा। विष्णु झटके से सुरभि के सीने से उसका ब्लाउज हटा देता है। सुरभि के सीने में अभी भी उसका इनर वियर बचा हुआ था। विष्णु को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यह सच था कि एक वक्त के लिए उसके दिल में विष्णु के लिए फीलिंग्स जगी थी। एक वक्त था जब विष्णु के छूने से वो पिघल जाती थी। एक वक्त था जब वो चाहती थी कि विष्णु उसके करीब आए। लेकिन जिस दिन से उसे ये पता चला है कि विष्णु पहले से शादीशुदा था, यहाँ तक कि उसकी वजह से उसकी बीवी की जान गई, उस दिन से सुरभि के जज्बात विष्णु के लिए बिल्कुल बदल गए थे। अब वो विष्णु से दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर। लेकिन विष्णु ने एक बार फिर उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। उसके होंठ सुरभि के गले से होकर उसके सीने में उतर रहे थे। सुरभि को विष्णु से बचने की अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो खुद को ढीला छोड़ अपनी सारी कोशिशें बंद कर देती है। अपनी आंखें कसकर बंद किए सुरभि सिसकते हुए कहती है, ठीक है, कर लीजिए अपनी मनमानी, मैं आपके आगे सरेंडर कर रही हूँ। विष्णु ठहर जाता है। उसके होंठ एक जगह पर रुक जाते हैं और उसके हाथ जो सुरभि के पूरे बदन को नाप रहे थे, वो भी एक जगह पर रुक गए थे। सुरभि रुंधी आवाज में कहती है, एक लाश के साथ आप अपनी जरूरत पूरी कर लें, लेकिन फिर एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कभी मुझसे यह ना कहिएगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये जिस्म की हवस है, ज़रूरत है। एक लड़की का शरीर उसकी मर्जी के बिना हासिल करना प्यार नहीं कहलाता। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो कभी ये हरकत ना करते। लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ आपकी हवस और आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए। कर लें आप अपनी मनमानी। सुरभि की आंखें बंद थी, लेकिन उसके मोटे मोटे आंसू उन बंद आंखों से बाहर निकल
उसके गालों को पूरा भिगो चुके थे। विष्णु एक टक सुरभि के आंसुओं से भीगे चेहरे को निहारता है और फिर उसके ऊपर से उठकर नीचे खड़ा हो जाता है। विष्णु के अपने ऊपर से हटने का एहसास पाकर सुरभि अपनी आंखें खोलती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। क्योंकि उसका ब्लाउज उसके बदन से अलग हो चुका था, इसलिए सुरभि बेड पर रखी चादर से अपने सीने को छुपा लेती है। विष्णु अभी भी सुरभि को अजीब नजरों से देख रहा था। वो अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार चुका है, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा था। विष्णु गुस्से में साइड टेबल पर रखा पॉट उठाता है जिसमें पानी भरा था और गुलाब की पंखुड़ियां उस पानी के ऊपर तैर रही थी। विष्णु उस पॉट को ऊपर की ओर उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि पॉट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। डर के मारे सुरभि के कंधे उचक जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी विष्णु के इस गुस्से से। वो खुद को और ज्यादा समेटने लगती है। विष्णु जोर जोर से सांसें लेते हुए सुरभि को कुछ पल घूरता है और फिर जमीन में पड़ा अपना शर्ट अपने कंधे पर टांग तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। विष्णु के जाते ही सुरभि अपनी दोनों हथेलियों के बीच अपना चेहरा छुपा जोर जोर से रोने लग जाती है। अगली सुबह रात को रोते रोते पता नहीं कब सुरभि की आंख लग गई थी। खिड़की से आ रही रोशनी उसकी आंखों में चुभती है तो वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। सुरभि हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ जाती है और चारों ओर अपनी नजर दौड़ाने लगती है। विष्णु उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। कल रात की यादें धीरे धीरे करके सुरभि के दिमाग में तैरने लग जाती हैं। सुरभि की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ पल खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रहती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बाथरूम की ओर चली जाती है। इधर नीचे हॉल में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। निर्मला जी, दादी और नैना सब इकट्ठे थे। इतने में रवि अपने हाथ में कुछ फाइल्स लिए हुए नीचे आता है। रवि को जाते हुए देख दादी उसे आवाज देती है, रवि बेटा नाश्ता कर लो। रवि एक नजर नैना पर डालता है जो उसे ही घूर रही थी। रवि मुस्कुराकर कहता है, नहीं दादी, एक्चुअली आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। विष्णु सर भी कल रात को अचानक बाहर निकल गए हैं तो उनकी एब्सेंस में मुझे ये मीटिंग संभालनी होगी। दादी और निर्मला जी हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं। निर्मला जी कुछ सोचते हुए कहती हैं, विष्णु ऐसे अचानक कैसे निकल गया, वो भी रात को, और हमें बताया तक नहीं। रवि कुछ सीरियस हो कहता है, पता नहीं, लेकिन सर ने कल रात को ही मुझे कॉल करके कहा कि वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। रवि की बात सुन नैना अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे भाई पहली बार ऐसा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भाई अपने काम के लिए कभी दिन रात नहीं देखते, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। नैना की बात सुन दादी कहती हैं, लेकिन अब तो उसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। उसकी बीवी भी आ चुकी है, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। नैना मुस्कुराकर कहती है, अच्छा है ना दादी, भाई आज भी अपने काम को उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और देना भी चाहिए, वरना लोगों का क्या भरोसा। लोग तो बस मौके की तलाश में रहते हैं। इतना कह नैना रवि की ओर देखने लगती है। रवि भी कुछ पल उसे निहारता है और फिर दादी की ओर देखकर कहता है, दादी मैं वहीं कुछ खा लूंगा, मैं चलता हूँ। दादी हाँ में अपना सिर हिला कहती है, ठीक है बेटा। रवि अपनी फाइल्स लिए हुए वहां से निकल जाता है। इधर सुरभि फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है। उसने सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल थोड़े गीले थे। वो आईने के सामने बैठ खुद को तैयार करने लगती है। हालांकि उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि अगर ऐसे मुरझाए चेहरे के साथ वो नीचे जाएगी तो सब सवाल करने लगेंगे। सुरभि अपना श्रृंगार कर जैसे ही उठती है, उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक पन्ने पर पड़ती है। वो पन्ना तेज हवा से उड़कर सुरभि के कदमों में आ गिरता है। सुरभि हैरानी से उस पन्ने को देखती है और उसे अपने हाथों में उठा बड़े गौर से पढ़ने लगती है। आज याद हो तुम, जो डाइवोर्स पेपर तुमने मुझे भिजवाए थे, मैंने उनमें साइन करके कवर्ड में रख दिए हैं। आगे की प्रोसेस तो तुम कर ही लोगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर, क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास रहा तो तुम्हें देखे बिना रह ना सकूंगा। तुम्हारे करीब आने से अपने कदमों को रोक ना सकूंगा। तुम्हें प्यार ना करने की बात अपने दिल को समझा ना सकूंगा। जानता हूँ तुम अपने माँ पापा की उम्मीदों और उनकी खुशियों को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे पास लौटी हो और जबरदस्ती यहाँ रुकी हुई हो। लेकिन अब तुम फ्री हो। तुम्हें जब ठीक लगे तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाना। सब तुम पर डिपेंड है। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक तुम इस घर में हो तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं।
कहते हैं प्यार करना हमारे बस में नहीं, लेकिन अपने प्यार की खुशी के लिए उससे दूर चले जाना ये हमारे बस में है। आई लव यू। विष्णु के शब्द पढ़ते पढ़ते सुरभि की आंख से बह रहे आंसुओं ने उस पन्ने को गीला कर दिया था। सुरभि के हाथ से वो पन्ना छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि विष्णु ऐसा कदम उठाएगा। सुरभि ने तो सोचा था कि उसे हर वक्त विष्णु को रोकना होगा अपने करीब आने से। एक बार में विष्णु उसकी बात मान ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन सुरभि ने जैसा सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। विष्णु खुद ही सुरभि से दूर चला गया, वो भी सुरभि की खुशी के लिए। सुरभि को जैसे अचानक ही कुछ ख्याल आया और वो दौड़कर कबर्ड की ओर जाती है। सुरभि कबर्ड के अंदर कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी उसके हाथों में डाइवोर्स के वो पेपर आ जाते हैं जिन्हें सुरभि ने कुछ दिन पहले भिजवाए थे। सुरभि जल्दी जल्दी पलटकर उन पेपर्स को देखती है तो विष्णु ने अपने नाम की हर जगह पर सिग्नेचर कर दिए थे। यह देख सुरभि की धड़कनें मानो थम सी गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया हो, जिस कारण वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। सुरभि उन पेपर्स को वापस कबर्ड में रख देती है और अपने कदम बढ़ाकर दम से बिस्तर पर बैठ जाती है। न जाने क्यों उसे रोना आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके रोने की आवाज़ सुन पाए, इसलिए अपने मुंह को अपनी हथेली से दबा अंदर ही अंदर बिलक बिलक कर रोने लगती है। सुरभि को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। वो यही तो चाहती थी कि विष्णु उसे आज़ाद कर दे। वो यही तो चाहती थी कि वो एक खूनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले। तो फिर अब जब सब कुछ उसके मन का हो रहा था, तब भी सुरभि दुखी क्यों थी? जाने उसे विष्णु के दूर चले जाने का गम सता रहा था, या फिर इस बात का दुख हो रहा था कि विष्णु ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। सिंगानिया हाउस। रेहान अपने साथ स्वाति को लिए हुए अपने घर आता है। रेहान के मॉम डैड हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। स्वाति उन्हें नमस्ते कहती है। रेहान के मॉम डैड हैरानी से रेहान की ओर देख कहते हैं, ये कौन है बेटा? रेहान मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी दोस्त है डैड। एक्चुअली मैं इसे आप लोगों से मिलवाने लाया था। मैं और स्वाति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। रेहान की मॉम अपनी बहुओं से कोरते हुए कहती हैं, आज तक तुझे अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लेना हो तू अपने भाई से पूछकर लेता था। हमसे ज्यादा तेरे लिए विवाद मैटर करता है, लेकिन आज अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर तू हमसे राय लेने आया है। क्या बात है? रेहान नॉर्मल होते हुए कहता है, भाई को तो स्वाति के बारे में सब पता है मॉम। वो अलग बात है कि आज पहली बार भाई मुझे किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं स्वाति से शादी करूं। रियान के डैड उसकी ओर देखकर कहते हैं, अगर बिहान ऐसा कह रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। रियान अपना होंठ तिरछा कर कहता है, भाई को यही प्रॉब्लम है डैड। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं। मैंने उनके लिए कितना कुछ किया, हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, चाहे वो सही हो या गलत। मैंने उन्हीं का साथ दिया। ये सब कहते हुए रेहान को एक पल के लिए नैना की याद आ जाती है। वो खुद को मजबूत कर कहता है, मेरी ईमानदारी के बदले भाई मुझे मेरी मनपसंद लड़की से शादी तक नहीं करने देना चाहते, पर अब मैं भाई की नहीं खुद की सुनूंगा। इतना कर रेहान अपनी जगह से उठता है और स्वाति का हाथ पकड़ अपने मॉम डैड की ओर देख कहता है, आप लोगों को भी दिक्कत है अगर मैं स्वाति से शादी करूंगा तो? रेहान की मॉम उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, देखो बेटा एक बार विवाह से डिस्कस कर लेते हैं फिर। रियान अपना हाथ दिखाकर कहता है, रहने दे, मैं समझ गया, आप लोग भी भाई का ही साथ देंगे। इतना कर रियान स्वाति को लिए हुए वहां से निकल जाता है। रियान के मॉम डैड एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। नैना रेडी होकर बाहर निकलती है और ड्राइवर से कहती है, हॉस्पिटल चलिए। ड्राइवर सिर झुकाते हुए, ओके मैम। नैना कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को वार्निंग लुक देते हुए कहती है, और खबरदार जो इस बार आपने किसी को भी फोन करके मेरे बारे में बताया तो। ड्राइवर बस सहमति में अपनी मुंडी हिला देता है। नैना ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। हॉस्पिटल में सारे चेकअप करवाने के बाद नैना बाहर आती है, जहां ड्राइवर उसका इंतजार करते खड़ा था। नैना ड्राइवर के पास जाकर कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ काम है, यहीं इंतजार करिए। नैना की बात सुन ड्राइवर उसे कहता है, मैम आप मुझे बता दीजिए क्या काम है, मैं कर देता हूँ। ड्राइवर की बात सुन नैना जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, वो शॉप देख रहे हैं? नैना हॉस्पिटल से कुछ कदम दूरी पर एक बेकरी की शॉप की तरफ इशारा कर कहती है, मुझे वहां से मेरा फेवरेट केक लेना है।
ड्राइवर हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, मैं ले आता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। नैना उसे आंख दिखाते हुए कहती है, आपको पता है मेरा फेवरेट केक कौन सा है? ड्राइवर हाँ में सिर हिला कहता है, आप बता दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। नैना चिढ़ते हुए कहती है, जितना कहा है उतना करिए, चुपचाप यहीं खड़े रहिएगा, मैं अभी आई। इतना कह नैना उस दुकान की ओर बढ़ जाती है। नैना उस दुकान से केक लिए बाहर आती है, लेकिन अचानक ही किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ में लिया केक छूटकर जमीन पर बिखर जाता है। नैना गुस्से में अपने सामने खड़े उस इंसान को देखती है, लेकिन उस इंसान की तरफ देखते ही नैना का सारा गुस्सा दर्द बनकर उसकी आंखों से बहने लगता है। आखिर उसकी नज़रों के सामने उसका प्यार खड़ा था, रेयान। वो रेयान जिसके झूठे प्यार पर भरोसा कर नैना की जिंदगी तबाह हो गई। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने का दाग लग गया उस पर। उसकी फैमिली उसे खफा हो गई। एक ऐसे इंसान से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी जिसे नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रियान भी नैना को बिना किसी भाव के निहार रहा था। तभी नैना की नज़र दो नाजुक हाथों पर पड़ती है जो रियान की बाजू को कसकर पकड़ लेते हैं। नैना उस लड़की की ओर देखने लगती है। रियान उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, बेबी, तुम जाओ और जाकर अपना फेवरेट केक लो, मैं अभी आया। स्वाति मुस्कुराकर रियान के गाल पर हल्का सा किस करती है और कहती है, जल्दी आना। एक नैना के दिल में मानो किसी ने आग लगा दी हो। उसका दिल जल रहा था। रियान को देख न जाने क्यों नैना अपना दर्द संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू पोंछ वहां से जाने के लिए होती है। तभी रियान आगे बढ़कर नैना के सामने खड़ा हो जाता है, सिर टेढ़ा कर उसके चेहरे को देख कहता है, सुना है तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी अपने नौकर से करा दी। रियान की बात पर नैना अपना सिर नीचे झुका लेती है। वो अपने आंसू, अपना दर्द छुपाना चाह रही थी, लेकिन ना जाने क्यों वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। रियान बेचारा फेस बनाए हुए कहता है, आई एम सॉरी यार, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें एक नौकर से शादी करनी पड़ेगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं खुद कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ कर निकालता जो तुम्हारी इस गलती के साथ तुम्हें अपनाता। इतना कर रियान नैना के पेट की ओर देखने लग जाता है। नैना कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि रियान उसके जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है। नैना अपना सिर नीचे किए हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन रियान नैना का हाथ पकड़ लेता है। रियान की सरकत से नैना घबराने लगती है। वो रोनी सूरत बनाए हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ो रियान, ये मत समझो कि मैं तुम्हारे आगे कमजोर हूँ। बस मैं अब तुम्हें इस लायक भी नहीं समझती कि तुम्हारी ओर देखूं भी या तुमसे अपनी नफरत जताऊं। बिल्कुल मैटर नहीं करते तुम मेरे लिए। हाथ छोड़ो मेरा। रियान नैना के हाथ में अपनी पकड़ और कस लेता है और तिरछी स्माइल के साथ कहता है, मैं तो तुम्हारे बदन का हर कोना छू चुका हूँ, अब हाथ छूने में क्या दिक्कत है? नैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रियान उसका हाथ नहीं छोड़ता और मुस्कुराकर कहता है, कुछ ही दिनों में मैं स्वाति से शादी करने जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो वो मेरा सच्चा प्यार है। तुम्हें इनविटेशन जरूर दूंगा, हो सके तो आ जाना शादी में। नैना चिढ़ते हुए कहती है, रियान हाथ छोड़ो मेरा। रियान फिर भी नैना का हाथ नहीं छोड़ता। अचानक रियान के मुंह पर एक जोर का मुक्का पड़ता है। रियान संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। यह देख नैना सौंकड़ रह जाती है। वो सिर घुमाकर अपनी बगल में देखती है, जहाँ रवि अपने तमतमाए हुए चेहरे से रियान को घूर रहा था। रियान अपने सामने रवि को देख हंसने लगता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और रवि के सामने आकर कहता है, अरे तुम तो विष्णु राय के भाई नौकर हो ना, जिससे नैना ने शादी की है। रियान रवि को नीचे से ऊपर की ओर देख कर कहता है, नॉट बैड, देखने में लगते नहीं हो कि नौकर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी औकात वही रहेगी नौकरों वाली। रियान की बात सुन रवि का हाथ एक बार फिर उस पर उठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बार रेहान के चेहरे तक पहुंचता, रेहान रवि का हाथ अपने हाथ से रोक लेता है। रवि रेहान को घूरते हुए कहता है, कम से कम मैं इंसान तो हूँ, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलकर किसी से प्यार का नाटक करके खुद को बहुत कूल समझ रहा है, लेकिन तुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। रेहान रवि को तीखी नजरों से घूरने लगता है। रवि उससे अपनी नजरें मिलाए हुए कहता है, एक दिन जरूर पछताएगा और सोचेगा कि तूने क्या खोया है। रेहान तिरछा मुस्कुराकर कहता है, जब मैंने कभी नैना से प्यार किया ही नहीं था तो मैं क्यों पछताऊंगा। उसके करीब आना मेरा प्लान था। मैंने जो किया सिर्फ अपने भाई के लिए किया। मेरे दिल में पहले से ही स्वाति थी। रवि रेहान को घूरते हुए कहता है, और तूने ये नहीं सोचा कि जब तेरी स्वाति को ये पता चलेगा
कि तूने नैना के साथ क्या किया है, तो वो तेरे साथ रहना चाहेगी या नहीं। इतने में स्वाति आकर रेहान की बाजुओं को पकड़ प्यार से उसे देख कहती है, मुझे सब पता है, फिर भी मैं रेहान से प्यार करती हूँ। उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में मुझे सब बताया और यही उसकी ईमानदारी थी। रेहान मेरे लिए लॉयल है और अगर गलती रेहान की थी तो इस लड़की की भी थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। स्वाति की बात सुन रवि का खून खौल जाता है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने को होता है कि नैना झट से रवि की बाजू पकड़ कहती है, रवि प्लीज चलो यहाँ से प्लीज। नैना की आंखों से मोटे मोटे आंसू देख रवि से रहा नहीं जाता। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए नैना का हाथ थाम आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक नैना का सिर घूमने लगता है। वो लड़खड़ाकर गिरने को होती है कि रवि परेशान होते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नैना को तकलीफ में देख रवि झट से उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी गोद में लिए वहां से आगे बढ़ जाता है। रेहान तीखी नजरों से उन दोनों के बीच के इस दृश्य को देखता रह जाता है।